हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। गाइस, आई हैव शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय ऑटिज्म जर्नी एंड यू कैन चेक डिफरेंट प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। मैंने चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखी हैं बिहेवियरल इश्यूज़ पे, ऑटिज़म के ऊपर, स्पीच के ऊपर। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट हो। मैंने सब कुछ अपनी जर्नी का इस चैनल में शेयर किया है। और आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैंने कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किया है जिसमें मैक्सिमम टाइम ऑटिज़म पेरेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आप लोगों के ही कमेंट से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। सो ऐसा ही एक कमेंट है, मैम, my son earlier had social smile and he laughed to jokes, but at the age of 6 he had a regression and lost his emotions. Will it come back? तो गाइज यहाँ पे जैसा कि कमेंट में लिखा है, 6 ईयर के बाद इनको रिग्रेशन महसूस हो रहा है अपने बच्चे में। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली मेंशन नहीं किया है स्क्रीन टाइम के बगैर स्क्रीन टाइम के बारे में। तो यहाँ पे जो रिग्रेसिव ऑटिज़म होता है वो भी क्लासिक ऑटिज़म की तरह ही होता है, मींस उसको भी पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया है कि इन्होंने साइकेट्रिस्ट से कोई डायग्नोसिस कराया है या नहीं कराया है। जहाँ तक मुझे लगता है शायद इन्होंने नहीं कराया है। तो समटाइम्स रिग्रेसिव ऑटिज़म जो है वो 2 साल या 3 साल में ही दिखने लग जाता है, जहाँ पे बच्चे में जो भी उसने डेवलपमेंट की होती है, उसका जो भी स्पीच या लैंग्वेज होता है, इमोशन, सोशल, स्माइल, सब धीरे धीरे बच्चा लॉस्ट करते जाता है। तो उसी को हम लोग रिग्रेसिव ऑटिज़म कहते हैं। तो ये बोल रही हैं कि 6 ईयर के बाद। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपने बच्चे को दिया हो, उसकी वजह से भी इनको ऐसी फीलिंग आ रही हो कि बच्चे में रिग्रेसिव ऑटिज़म हो रहा है। या फिर सम टाइम बच्चा किसी स्ट्रेस में है, किसी ट्रॉमा में है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है लॉन्ग टाइम से, तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका रीज़न आप ढूंढिए कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन टॉपिक यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स जो है वो रिग्रेसिव और वर्चुअल ऑटिज़म में कंफ्यूज रहते हैं। तो वर्चुअल ऑटिज़म गाइज स्क्रीन टाइम की वजह से होता है, हम सबको पता है। तो वो एक रियल ऑटिज़म नहीं होता है, यानी कि वो साइकिक होता है, न्यूरोलॉजिकल नहीं होता है, यानी कि बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जस्ट स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चा बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है और उसमें ऑटिज़म के सिम्टम जो हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, तो बच्चा कब तक क्योर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब भी आप स्क्रीन टाइम बंद कर दोगे तो डेफिनेटली 2-3 महीने में ही आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी, क्योंकि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक बच्चा आपको पूरी तरह से रिकवर होते हुए दिखेगा। तो अब कुछ पेरेंट्स ने ऐसे कमेंट किया कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है और 1 साल 2 साल हो गया वर्क करते हुए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ थोड़ा सा रॉन्ग वे में ले ली है। हो सकता है उसको वर्चुअल ऑटिज़म ना हो, उसको रिग्रेसिव ऑटिज़म हो। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वर्चुअल है या रिग्रेसिव है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या करते हो गाइस, खुद से डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हो यूट्यूब के बेस के ऊपर। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। आप मेरा चैनल देख रहे हो, किसी का भी चैनल देख रहे हो गाइस, हम लोग इवन यूट्यूब पे जो प्रोफेशनल हैं उनका भी अगर आप चैनल देख के ये सोच रहे हो, आपने खुद से डायग्नोसिस कर लिया कि मेरे बच्चे को वर्चुअल है या रिग्रेसिव है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग कभी भी, जब भी हम लोगों से पूछते हैं तो बच्चा हमारे सामने तो नहीं होता है ना गाइस, और एक कमेंट में आप पूरी तरह से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो कभी भी आपको यूट्यूब के बेस के ऊपर कंफर्म्ड डायग्नोसिस जो है वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे बच्चा साइकेट्रिस्ट के सामने होता है, उनके पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है सभी ब्रेन डिसऑर्डर की। तो जो कंफर्म्ड डायग्नोसिस है, बिल्कुल करेक्ट डायग्नोसिस जो है वो आपको साइकेट्रिस्ट से ही मिलेगा। तो वहाँ जाने से आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। समटाइम इस चीज़ का आप लोगों को लॉस उठाना पड़ सकता है। आप इस माइंड सेट से रहेंगे कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, और खुद से ही अगर आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया और आप इसमें बैठे रहे कि ये तो मतलब क्योर हो जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ साल के बाद आपको लगा कि ये तो वर्चुअल नहीं था, ये रिग्रेसिव था, क्योंकि दोनों में ही कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। तो ऐसे में वो कीमती टाइम आप गवा दोगे और अपना
जो बच्चे का है जो लॉस है वो हो जाएगा गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, खुद से डायग्नोसिस मत कीजिए। सो इस कमेंट में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना सही लगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ। 2 बार एडमिशन किया और स्कूल वालों ने निकाल दिया, कोई एडजस्ट नहीं करता सिस्टर। इस कमेंट को पढ़ के बिल्कुल महसूस हो रहा है इनके अंदर जो दुख है और एक जो स्ट्रेस की जो फीलिंग है वो पढ़ के ही फील हो रहा है कि ये अभी किस स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि किसी भी ऑटिज़म पेरेंट की स्कूल की जो जर्नी है वो बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। सबके लिए एक मेंटल ट्रॉमा ही होता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे लिए भी इजी नहीं था, आप लोगों के लिए भी इजी नहीं है, नहीं होगा। तो इसमें अमूमन या तो आप स्कूल वालों से बात कीजिए या आप स्कूल चेंज करके देखिए या आप एक लीगल प्रोसेस के लिए जाइए। कैसे करना है, कैसे लीगल आप लोग कर सकते हैं, वो मैंने वीडियोस में शेयर किया है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी गाइस कि मैं जब भी स्कूलिंग के ऊपर ये वीडियो पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि आप लोग कितने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ को मतलब एंड मान के मत चलिए। मैंने पहले भी ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि अगर आपने ट्राई कर लिया, आपने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं किसी भी स्कूल में, 2 स्कूल 3 स्कूल भी आपने चेंज कर लिए, नहीं हो पा रहा है, तो इट्स ओके। हमारे पास होम स्कूलिंग का ऑप्शन है। सोशलाइजेशन के लिए हमारे पास, उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्वाइन करा सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की फैसिलिटी आप लोगों के पास होती है, आप हायर कर सकते हैं। और अभी मैक्सिमम पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, हम खुद भी बच्चों को होम स्कूलिंग करा सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि एकेडमिक नहीं होगा तो हमारा बच्चा कभी लाइफ में कामयाब नहीं होगा। ये कहीं नहीं लिखा है। आज के ज़माने में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे जो 8 और 10 पढ़े हैं फिर भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से सक्सेसफुल हैं। तो उस चीज़ के पीछे आप मत पड़िए, वहाँ उसका जो डिमोटिवेशन है ना, उसका असर आप अपने दिमाग पे मत डालिए। यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। अब रही बात ऐसी कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या अर्नव अभी जो प्रेजेंट सिलेबस है उसको कैरी ऑन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी एकेडमी की अभी करंट सिचुएशन कैसी है। बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करूँगी गाइस, अर्नव का अभी तक 5th का जो प्राइमरी का जो एकेडमिक था वो लगभग सही चला गया। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि वो बिल्कुल ब्रिलियंट है, बिल्कुल कर पा रहा है, लेकिन मेरे लॉट ऑफ एफर्ट्स की वजह से एटलीस्ट वो पास मार्क ले आता है। थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन उसका अच्छा हो गया है। लेकिन मुझे भी इस बात का डाउट है कि आफ्टर 5th क्लास 6, 7 में आगे चल के जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट आते हैं, रीडिंग राइटिंग बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम बहुत मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता है, एग्ज़ाम में भी लेंथी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो वो टेंशन मुझे भी है, लेकिन मैं पहले से मान के चली हूँ कि अगर वो कर पाएगा ठीक है, नहीं कर पाएगा तो मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं कर पाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं, उसका म्यूज़िक है, उसकी कुकिंग है, उसकी स्पोर्ट्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास उसको सिखाने के लिए और सोशलाइजेशन कराने के लिए, उसको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं एकेडमिक के ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरा एम स्टार्टिंग से यही था कि मैं अर्नव को बेसिक एजुकेशन के लिए ट्रेन कर सकूँ, यानी कि बेसिक रीडिंग राइटिंग और जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं अर्नव को सिखा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है एकेडमिक। तो मेरे लिए ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा यहाँ से कि कितना उसका एकेडमिक का लेवल है गाइस। सो मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ को एंड मत समझिए, हर डायरेक्शन में आपको एफर्ट लगाने हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या बच्चे की दूसरी स्किल हो, हर तरफ आप एफर्ट्स लगाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के एफर्ट्स कंटिन्यूस हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा हिंट ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मेरा बच्चे का जो स्किल है वो कौन सा है, किस स्किल में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को हर वक्त सब चीज़ें अपने बच्चे के लिए एक्सप्लोर करनी चाहिए ताकि आप नए रास्ते खोज सको सक्सेस के, और किसी चीज़ को एंड मत समझिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। हाइपर एक्टिविटी की डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, यूज़ करें या ना करें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ गाइस, मैं मेडिसिन के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने खुद मेडिसिन यूज़ नहीं किया है,
लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किया था मेडिसिन का, तब मुझे उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखा था, इसीलिए मैंने मेडिसिन को छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिसिन को ट्राई नहीं किया, क्योंकि अर्नब का हाइपर एक्टिविटी, जब अर्नब की स्कूल में एडमिशन हुई तो बहुत ज़्यादा थी, तो बिना उसको ऐसे लग रहा था कि अगर मेडिसिन नहीं देंगे तो वो हैंडल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन का नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, मुझे पता है, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ा डेंजरस होती हैं, बिना साइकियाट्रिस्ट की कंसल्टेशन के बगैर आपको ये नहीं देनी चाहिए। लेकिन वही मेडिसिन मेरी फ्रेंड के बच्चे को इफ़ेक्ट की, उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन अर्नब को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो मैंने नहीं दिया। अब आपको कब मेडिसिन यूज़ करना है, कब नहीं करना है, गाइज मैं बोलूँगी कि अगर आप बच्चे को हैंडल कर पा रहे हैं, यह चीज़ हम लोगों को पता चल जाती है, अगर हैंडल कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर बच्चा दूसरी चीज़ों को सीख रहा है, उसका एकेडमिक अच्छा है, सोशली वो उसकी लर्निंग अच्छी हो रही है, उसकी लर्निंग हाइपर एक्टिविटी की वजह से अगर इम्पैक्ट नहीं हो रही है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इशू है, मैंने देखे हैं कई बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बिल्कुल भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कुछ भी सिखाना मुश्किल होता है, और उनकी लैंग्वेज ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं हाइपर एक्टिविटी की वजह से। समटाइम वो बच्चे वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है इफ़ेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन ट्राई करने में मुझे नहीं लगता कि ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए जैसे अर्नब का हुआ था कि उसको हम लोग बहुत छोटी सी मेडिसिन होती है, उसका 1/8 पार्ट से शायद स्टार्ट करते हैं। तो अगर हाइपर एक्टिविटी की जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, बच्चे में ड्रॉजीनेस सी पैदा करती हैं, मतलब बच्चा थोड़ा सा ऐसे लगता है कि वो नींद में जा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि मेडिसिन देने के बाद वो नींद में ना जाए, मतलब पूरी तरह से सो ना जाए। जैसे अर्नब को होता था कि उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से सो जाता था, तो वो नहीं चाहिए। हम लोगों को उसको सुलाना थोड़ी नहीं है, हम लोगों को उसको एक्टिव रखना है, लेकिन इतना एक्टिव रखना है कि वो सब कुछ सीख सके, बैठ सके, उसका सिटिंग टॉलरेंस आ सके और बैठ के वो कुछ कर सके, सीख सके। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर दे के कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरा बेटा रात को 2 to 3 आवर्स होता है और दिन में 6 आवर्स होता है। उसका स्लीपिंग ऑर्डर को कुछ भी करके ये ठीक नहीं कर पा रही हैं। 12 to 13 आवर्स से उसे सोने नहीं देती हूँ, फिर भी वो 3 आवर्स सो के उठ जाता है और मॉर्निंग 7 to 8 वो सो जाता है। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है उसमें कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है कि बच्चा चाहे दिन में सोए या रात में सोए, वो अपनी नींद पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है आपको, क्योंकि नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे में स्लीपिंग बहुत कम है, वो नींद अच्छे से नहीं ले रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे भी पड़ेगा। तो फर्स्ट ये आपको देखना है। डेफिनेटली उसके लिए आपको कोई ना कोई मेडिसिन ट्राई करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो भी सेरोटोनिन की मेडिसिन होती हैं वो आप ट्राई कीजिए। और अब ये बोल रही है कि कुछ बच्चों में क्या होता है, वो दिन में भरपूर सो लेंगे लेकिन रात को बिल्कुल नहीं सोएंगे, यानी कि उनके दिमाग में एक टाइम सेट हो गया है कि हाँ ये टाइम में मुझे सोना है और ये टाइम में मुझे जागना है, एक हैबिट बन गई है। तो ऑटिस्टिक बच्चों में ये चीज़ ज़बरदस्त होती है कि ये अपने रूटीन को बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ये इनको क्लॉक का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन माइंड में एक ऑटोमेटिकली क्लॉक सेट होती है इनके कि इनको उस टाइम पे वो चीज़ करनी ही करनी है। आप चाहे स्लीपिंग में देख लो, चाहे वो किसी और एक्टिविटीज़ में आप देख लो, जो भी आप दिन में उनका रूटीन बना के रखते हो। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है और एक नेगेटिव जो है वो भी नेगेटिव असर भी है। पॉजिटिव ये है कि रूटीन से अगर काम करेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उस काम के लिए इजीली मान जाते हैं। अब नेगेटिव चीज़ ये है, तो ये जो चीज़ है, बच्चा दिन में भरपूर सो रहा है, रात को जाग रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है, क्योंकि वो सोता तो है, नींद तो वो पूरी कर रहा है, ओनली उसकी टाइमिंग में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ भी करके आपको बच्चे को एंगेज करना पड़ेगा और दिन में उसको सोने नहीं देना है। जैसे बच्चा आगे जाके, जैसे स्कूलिंग उसकी स्टार्ट होती है, थेरेपी एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, आप पार्क में लेके जा रहे हो, पूरा दिन अगर बच्चे को आप बिजी रख रहे हो, इजी नहीं है, मैं सोच सकती हूँ इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है ये चीज़। तो लेकिन एफर्ट आप कीजिए, एफर्ट आपको इसी डायरेक्शन में करने हैं कि किसी न किसी तरह से उसको दिन में जगा के रखना है।
और एक्टिविटीज़ करा के, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ करा के, कोई फिजिकल एक्टिविटी करा के आपको उसको जगा के रखना है। तो इस केस में आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप समझ गए कि स्लीपिंग डिसऑर्डर में कब आपको मेडिसिन ट्राई करना चाहिए और कब आपको मेडिसिन नहीं ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है, मैम घर पर तो हम लोग अपने बच्चे को स्टीमिंग करने से रोक सकते हैं, बट स्कूल में आगे क्या लिखा है, प्ले स्कूल है में जाता है शायद बच्चा, उसे ना रोकें तो मैम प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही स्कूलिंग का फ़ायदा है गाइस। आपको स्टीमिंग को रोकना नहीं है, वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। स्टीमिंग को आपको रोकना नहीं है, उसके आपको सोल्यूशन करने होते हैं, एक कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है स्टीमिंग को हैंडल करने के लिए। कैसे हैंडल करते हैं, रोकने के बजाय उनको आप डिस्टर्ब करते हो, या जितना एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में आप उनको एंगेज करते हो, या डेली लाइफ में उनको जितना आप एंगेज कर रहे हो, मीन्स उनको जो स्टीमिंग की डाइट, वो जो अपने स्टीमिंग बिहेवियर करके लेते हैं, वो डेली लाइफ में अगर उनको मिल रही है तो स्टीमिंग बच्चे बहुत कम करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे बच्चा वर्किंग होता जाता है, मतलब जैसे जैसे बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होने लग जाता है, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को बच्चा सही चीज़ों में यूज़ कर रहा है, तो स्टीमिंग अपने आप कम होती जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम की ये जो बात कर रही हैं, प्ले स्कूल में बच्चा है, तो ये तभी होती है 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स में बच्चा इतना कुछ सीखा ही नहीं होता है, तो इतना कुछ बच्चा अपनी बॉडी का और दिमाग का सही से यूज़ कर नहीं पाता है, इसलिए स्टीमिंग इश्यूज़ ये इस एज में ज़्यादा होते हैं। तो स्कूल की बात रही गाइस, स्कूल में अपने आप बच्चा अगर कोई भी स्टीमिंग रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है स्टीमिंग का, तो बच्चे अपने आप नेगेटिव एक्सप्रेशन देते हैं, नेगेटिव रिएक्शन देते हैं। जैसे मैंने खुद देखा है, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। अगर बच्चा, हमारा बच्चा जैसे उसको टच सेंसिटिविटी है, तो टचिंग कर रहा है, या पिंच करने का हैबिट है, या कुछ भी करने का हैबिट है, नॉइस करने का हैबिट है, कुछ भी है, तो बच्चे अपने आप अपोज करते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे वो चीज़ अपने आप हो रही है, उसका टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि स्कूलिंग के कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो हम घर पे बच्चों को नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे बच्चा राइट और रॉन्ग मैनर सीखता है कि कौन सी चीज़, कौन सी जगह पे मुझे कौन सा बिहेवियर नहीं करना है, तो ये चीज़ बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखता है। तो आप स्कूल की टेंशन मत कीजिए, और घर पे आपको भरपूर उसको डेली लाइफ में जो स्टीमिंग डाइट है वो बच्चे को प्रोवाइड करनी है, जिससे कि बच्चे के जो स्टीमिंग बिहेवियर है वो जल्द से जल्द रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग में ये होता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। सो नेक्स्ट कमेंट है, मेरी बेटी 6+ है, वो माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म है, वो 5 इयर्स तक सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, 3 बजे रात में उठ जाती है और वो प्रॉपर नींद ले रही है, लेकिन यानी कि अभी वो ठीक हो चुकी है 6+। ये भी यही चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि बाद में ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जैसे अर्नब का स्लीपिंग डिसऑर्डर धीरे धीरे बिल्कुल सही करेक्ट एज इन्होंने लिखी है 6+, यानी कि 6 इयर्स के बाद ये जो स्लीपिंग ऑर्डर है ये अपने आप सही होने लग जाता है। यानी कि अगर बच्चा दिन में भी नहीं सो रहा है, रात में भी नहीं सो रहा था, अर्नब का यही प्रॉब्लम था, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि 6 ईयर की एज के बाद अर्नब का भी स्लीपिंग डिसऑर्डर बिल्कुल मतलब रिड्यूस होने लगा था, और अब वो पूरी तरह से ठीक है। तो ये आपके सामने ही कमेंट है। तो तब तक आपको क्या करना है ये मैंने पिछले कमेंट में आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइस। बट अब तक स्पीच में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, ये होता है गाइस, अगर स्लीपिंग इश्यूज़ हैं तो नेचुरली वो जो बच्चे का जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बिल्कुल पुअर होता है। तो बच्चे का जो लैंग्वेज है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर तो इफेक्ट होता ही होता है। लेकिन ये चीज़ भी मैंने नोटिस की थी कि जब अर्नब का 6 ईयर की एज के बाद स्लीपिंग इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े कम होने स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक हम बोल सकते हैं कि अच्छी इम्प्रूवमेंट उसमें होने लगी थी, उसकी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि फिर ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है जब स्लीपिंग इश्यूज़ कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, ज़रूर इम्प्रूव होगा। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि बच्चे के स्पीच में प्रॉब्लम है या लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। 6+ का अगर बच्चा है, 6 ईयर के बाद का बच्चा है एज का, तो अगर स्पीच में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसको ओरल मोटर इश्यूज़ होंगे, उसको फिज़िकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है गले में, वो उसकी वोकल में, तो उसकी वजह से भी स्पीच इफ़ेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सम टाइम आप लोग क्या करते हो, स्पीच और लैंग्वेज को सेम ही लिखते हो,
तो पता नहीं चलता है कि स्पीच का इशू है या लैंग्वेज का इशू है। अगर स्पीच का इशू है तो आप लोगों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेज वो आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, और इस चीज़ में घबराना नहीं है। रिसेंट रिसर्च मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि 9 ईयर तक भी देखा गया कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे, कुछ ऑटिस्टिक बच्चों ने अपना स्पीच डेवलप किया। तो वो चीज़ें आप कराते रहिए। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है, स्पीच उसमें नहीं है, तो आपको ऐसा रुकना नहीं है, तब भी उसको आप लोगों को उसका जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कैरी ऑन रखना है। उन बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराइए ऑब्जेक्ट्स की। ऐसा देखा गया है कि बच्चा नॉन वर्बल होते हैं लेकिन फिर भी उनका रिसेप्टिव लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो लैंग्वेज को समझ पाते हैं। आप क्या कमांड दे रहे हो, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बच्चा उसको पूरी तरह से समझता है। एकेडमिक उसका अच्छा होता है, बच्चा लिख सकता है, समझ सकता है। तो ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अगर नॉन वर्बल है तो आप कुछ नहीं कराओगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। मैम प्लीज़ बताओ शुरू में फ्लैश कार्ड कितने दिखाने बच्चों को, कितने दिन तक? तो दिन की बात तो नहीं है डियर, यहाँ पे फ्लैश कार्ड आपको तब तक दिखाने हैं, आपको अपने आप पता चलता है कि डेली लाइफ में जब आप अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हो धीरे धीरे पता चलता है कि किन किन चीज़ों का नाम जो है वो मेरे बच्चे को पता होना चाहिए। तो जब तक ये फील हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश कार्ड दिखा के आप अपने बच्चे की वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए। जितना वोकैबुलरी अच्छा उतना लैंग्वेज प्रोसेसिंग अच्छा होगा बच्चे का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ऐसा नहीं है कि फ्लैश कार्ड अगर 50 से 100 वर्ड आपने अपने बच्चे को दिखा दिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन आपके बच्चे को आ गया है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए। उसके बाद आप फ्रेज स्पीच पे जाइए, क्वेश्चन आंसरिंग सेंटेंसेस पे जाइए। तो साइड वाइज आपको वो चीज़ लेवल जो है वो बच्चे का बढ़ाते रहना चाहिए। कैसे लेवल बढ़ाना है उसका जस्ट रिसेंट वीडियो अभी मैंने शेयर किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। फ्लैश कार्ड वोकैबुलरी के बाद आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सो ये सारे कमेंट में कुछ कॉमन टॉपिक थे, कुछ कॉमन प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने इन कमेंट्स को सेलेक्ट किया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू फॉर टुडे।